हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये सभी जो क्वेश्चन है ये सभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछने का संभावना इस बार बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिए हैं। तो आपका काम क्या रहा, इन वीडियो को आपको पूरा अच्छे से ध्यान से बैठकर देखना है और क्या करना है और याद भी करना है और समझना भी है कि कैसे कैसे हम आपको बता रहे हैं, कैसे आपको याद करना है, कैसे एग्जाम में लिखना है। उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आपका काम क्या रहा, शुरू से लगातार अंत तक वीडियो को आप देखिए। ये सभी PYQ क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है और इनमें जो संभावना है आने का उनको भी रखा गया है। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, ठीक है। और 15 क्वेश्चन अगर आप याद कर लिए तो इनसे आने वाला सवाल आपसे इस चैप्टर से एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आपका काम क्या रहा, आप नफीस एडू क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसमें और भी अच्छा वीडियो डालेंगे, आपसे आपका एग्ज़ाम जो रिलेटेड होगा क्वेश्चन वही सब इसमें डालेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए नफीस एडू क्लास को। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कहता है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दें। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दें। हम आपको अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें C+O2, ठीक है, क्या बनेगा, ये CO2 बनेगा, ठीक है। तो इसको इस साइड में जो लिखा हुआ रहेगा, ये साइड में जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको C+O2, इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, ठीक है, अभिकारक कहते हैं। और ये जो CO2 जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहते हैं हम लोग उत्पाद। क्या कहते हैं इसको हम लोग? उत्पाद कहते हैं। तो आप क्या करना है आपको, अभिकारक में देखिए एक कितना कार्बन है आपका, अभिकारक में 1 कार्बन है। ऑक्सीजन कितना परमाणु है इसमें, ऑक्सीजन का इसमें 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का इसमें 2 परमाणु है। इस साइड देखिए तो इस उत्पाद में कार्बन कितना परमाणु है, कार्बन का 1 परमाणु है। ऑक्सीजन कितना परमाणु है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 परमाणु है। तो यहाँ पे आप क्या देखें, यहाँ पे देखिए इधर भी कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, मतलब ये तो बराबर हो गया भाई। इधर भी ऑक्सीजन का 2 परमाणु, इधर भी 2 परमाणु, ये तो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अगर अभिकारक में भी परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर हो तब इसे ही हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बस समझे, अगर अभिकारक में ही जितना परमाणु आ जाए, जैसे कार्बन का 1 था, इधर भी कार्बन का 1 ही है, इधर ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, इधर भी 2 ही परमाणु है, तो अभिकारक में जितना परमाणु रहे उत्पाद में भी अगर उतना ही परमाणु आ जाए तो उसको ही कहते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वही यहाँ पे लिखे हैं परिभाषा, आंसर कर देखिएगा, अच्छा से पढ़िएगा। तो इसी बात को हम यहाँ पे भाषा बना के लिखे हैं, ठीक है। क्या लिखे हैं? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। याद भी रखिए, देखिए ना यहाँ पे अभिकारक में जितना परमाणु था उतना परमाणु उत्पाद में भी है, मतलब बराबर है, तब इस समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। याद हो परिभाषा, क्या बोलेंगे? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग असंतुलित कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग? असंतुलित कहेंगे, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल भी लिखना है आपको, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम लोग लिख दिए, C+O2 क्या बना? CO2 बना, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल दिखाना चाहे आपको और तो और भी दिखा सकते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे 2H2 + O2 क्या बनेगा? ये बनेगा 2H2O। क्या बनेगा ये? 2H2O। तो अगर आप इधर के साइड में अगर देखें तो यहाँ पे H2 2 बार लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ऐसे समझिए इसको, H2 जो है ये 2 बार लिखा हुआ है, क्योंकि आप आगे में क्या देखें, आप यहाँ पे आगे में 2 लगा हुआ है ना, यहाँ आगे में 2 लगा हुआ है, इसका मतलब H2 जो है ये 2 बार लिखा हुआ है। तो बोलिए, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ भी 2, कितना हो गया टोटल? 4 हो गया, मतलब हाइड्रोजन का परमाणु इसमें 4 है,
ठीक है। अगर ऑक्सीजन का बात करें तो कितना परमाणु दिख रहा है आपको, 2 परमाणु दिख रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H2O लिखा हुआ है। H2O कितना बार, 2 बार, मतलब H2O जो लिखा हुआ है ये 2 बार लिखा हुआ है, H2O 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है। तो बोलिए यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब H बराबर कितना हो गया आपका, 4 हो गया। ठीक है। और ऑक्सीजन गिना तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो ऑक्सीजन इधर इसमें भी 2 हो गया। बस समझ में आया। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ भी 4, यहाँ भी देखिए 4 है, तो इस साइड भी 4 ही है, अभिकारक में भी 4 है और उत्पाद में भी 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पे अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है, तो उत्पाद में भी कितना है आपका, 2 ही है, मतलब बराबर हो गया। ये क्या हो गया, ये बराबर हो गया। अगर बराबर हो जाए उत्पाद और उसमें, तो ये अभिकारक और उत्पाद में परमाणु संख्या बराबर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये समीकरण भी क्या हो गया आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है। तो ये था आपका दूसरा समीकरण, एग्जाम्पल हम लोग लिख दिए। ठीक है। अगर आप बोलिएगा तो हम एक और लिख देंगे, उसमें क्या है। ठीक है, एक और लिख देते हैं एक और। देखिए नंबर 3 लिख देते हैं। जैसे अमोनिया हम बनाते हैं, अमोनिया कैसे बनाते हैं हम लोग, नाइट्रोजन से N2 प्लस H2, तो ये बनता है अमोनिया NH3। ठीक है। संतुलित करना होगा तो हम कर देते हैं संतुलित, यहाँ पे लगा देते हैं 2, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन था तो यहाँ पे 2 लगा दिया, कितना हो गया, 2 इधर बराबर हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया ना, तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे 3, तो 6 हो गया। तो ये भी क्या हो गया आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो आपको याद रखना होगा ये परिभाषा कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। अगर बराबर हो तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। याद हुआ परिभाषा, एक बार फिर से बोलिए, आप मन में दोहराइए, इनको दोहराना होगा आपको, ये समझ फिर इसे देखने से नहीं, अपने मन में बोलिए, आप बोलने से आपको याद होगा। और एग्ज़ाम कम बचा है, कम दिन ना, तो आपको बोलने से याद होगा, तो एग्ज़ाम तक ये काम आएगा। ठीक है। सिर्फ देखिए मत, इसको याद भी करिए। बोलिए एक बार मेरे साथ, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, नंबर 1 C+O2 बनता है CO2। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 बोलेंगे 2H2 + O2 बना 2H2O। एग्जाम्पल नंबर 3 N2 + 3H2 क्या बना, 2NH3। इसका नाम अमोनिया है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करिए और एक बार आपको अपने से लिख के देखिए कि आपको याद हुआ कि नहीं, समीकरण याद हुआ, परिभाषा याद हुआ कि नहीं। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप अगर पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से ना, तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा, ये गारंटी मेरा है। खाली आपको देखना है और अपने अंदर दोहराना है, बात को याद करना ही होगा आपको, ये मजबूरी है आपका। नहीं अगर कीजिएगा तो एग्ज़ाम आपका ख़राब चला जाएगा। इसलिए याद करिए, 1 महीना बचा हुआ, अच्छे से पढ़िए आप। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर क्या होगा, दूसरा होगा। देखिए ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह का सवाल ना बहुत पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम इस सवाल का 3 टाइप लिए हैं। यहाँ पे 3 तरह का सवाल इसमें जो पूछा गया था वो सभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये सवाल क्या कहता है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखें। ठीक है। संतुलित समीकरण लिखने के लिए कह रहा है आपको। ठीक है। पहला में क्या बोला गया, ए में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है। मतलब आपको जिंक के साथ अभिक्रिया कराना। नंबर ए में किससे अभिक्रिया कराना, आपको जिंक के साथ अभिक्रिया कराना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं जिंक, जेड मतलब क्या होता है, जिंक होता है। किसको अभिक्रिया कराना है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग गंधका अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, गंधका अम्ल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, गंधका अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। क्या होता है, H2SO4 हो गया। ठीक है। अगर यह अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान समझिएगा इस बात को, अच्छे से हम समझाते हैं आपको। देखिए जैसे ये जिंक अगर बात करें तो जिंक अधिक शक्तिशाली है, मतलब अधिक अभिक्रियाशील धातु है। किससे, हाइड्रोजन से। तो ये जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा। क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा। ठीक है। और ये जिंक हाइड्रोजन के स्थान पे बैठ जाएगा। ठीक है। तो क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा। ठीक है। बोलेगा कि Zn हम तुम्हारे H2 के जगह पे चले जाते, तुम्हारे जगह पे चले जाते, तुम निकलो यहाँ से। ये क्योंकि ये कम विक्रियाशील था, तो ये जिंक क्या करेगा, उसको यहाँ से हटा देगा और यहाँ जिंक यहाँ पे आकर के बैठ जाएगा। इसके पास SO4 के पास, इस SO4 के बगल में आकर के बैठ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन की जगह पे बैठ जाएगा। ठीक है।
और यहाँ पे क्या बचेगा, बोलेगा हाइड्रोजन, तब हम कहाँ जाए, कहता है तुम जाओ कोना में, उधर जाओ, भागो यहाँ से, तो भगा दिया। सॉरी H2 को रुकिए, यहाँ पे किसको भगाया कोना में, H2 को ना, H2 को भगाया तो H2 क्या हो जाएगा, ये कोना में चला जाएगा। ठीक है, कोना में H2 चला गया। तो यहाँ पे आप क्या देखें, यहाँ पे जिंक अधिक ताकतवर था, अधिक अभिक्रियाशील धातु था, तो ये क्या किया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और क्या बनाया, जिंक सल्फेट बनाया और H2 कोना में चला गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम यहाँ पे तीर से हटा देते हैं, यहाँ पे क्या, इसको अच्छे से लिखे, हम अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, नंबर 1 में क्या क्या, यहाँ पे जिंक Zn प्लस H2SO4, वो तो हम आपको समझाया अच्छा से ना, अब एक बार लिख देते हैं छाटा से। ठीक है, H2SO4 क्या होगा, ये जिंक क्या करेगा, इस H2 को हटा देगा और Zn इसके स्थान पे चला जाएगा, तो क्या बनेगा, ये ZnSO4 प्लस H2। अच्छा, पूछा जब बताओ ये कैसी अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये समीकरण जो है ये विस्थापन अभिक्रिया में काम भी आ जाएगा आपका, ये विस्थापन अभिक्रिया आपको हम पढ़ाएंगे, इसका भी परिभाषा लिए हैं यहाँ पे, जो जो इंपॉर्टेंट है ना उन सब का परिभाषा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे भी। ठीक है, तो ये समीकरण विस्थापन अभिक्रिया का है। ठीक है, ठीक है, 1 नंबर हम लोग समझ गए। ठीक है, आते हैं अब सवाल नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है। नंबर बी में इसमें 2 सवाल लिया गया। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब क्या बोला गया आपको, अब की बार मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा, Mg के साथ अभिक्रिया करेगा। कौन करेगा अभिक्रिया भाई, तो करेगा ये HCl करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फॉर्मूला होता है HCl, क्या होता है, HCl। तो यहाँ से Mg अधिक शक्तिशाली है, उसी तरह जिस तरह Zn H2 से अधिक था तो Mg भी अधिक है, तो ये Mg भी क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लात मार के यहाँ से भगा देगा और H के स्थान पे चला जाएगा, मतलब बनेगा MgCl। ठीक है, लेकिन Cl तो होता ही नहीं है, ये तो कुछ बना ही नहीं, तो ये असली में फॉर्मूला क्या होता है, असल में फॉर्मूला जो सही फॉर्मूला है वो होता है MgCl2। क्या होता है, MgCl2। तो ये मत सोचेगा कि यहाँ पे Mg हट गया तो बनेगा MgCl, नहीं, ये फॉर्मूला गलत है। असल में MgCl कुछ होता नहीं है, क्या होता है, MgCl2 होता है। ठीक है, तो जो होता है हम वही लिखेंगे। अब यहाँ पे बोलेगा फिर यहाँ से H हट गया, तो यहाँ पे आप H नहीं लिख सकते क्योंकि H नहीं होता है कुछ, H परमाणु इस तरफ नहीं रहता है, ये अणु के रूप में रहता है, तो H2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग H2 बोलेंगे। ठीक है, अब बोलेगा तो इधर तो बराबर है ही नहीं, तो हम लोग बराबर कर देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं हम, तो ये क्या हो गया, आपका संतुलित समीकरण भी हो गया। ठीक है, आप एरो मत लगाइएगा, हम तो वो समझाने के लिए लगाए। ठीक है, तो ये दोनों कौन सी अभिक्रिया है आपकी, ये दोनों कौन सी अभिक्रिया है, ये आपका, ये दोनों, ये भी आपका एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसका ये सही आंसर हो गया, ये A और B। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये। आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। सवाल नंबर 3, देखिए ये सवाल ही पूछा गया, आप अपने से बनाइए इसको, तो देखिए बना पाते हैं आप, क्योंकि इस टाइप का ना एक सवाल उसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नंबर 3 में देखिए क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सवाल पूछा गया, ये सभी सवाल पूछा गया एग्जाम में, तो आप कॉपी लेके बैठिए और अपने से बनाइए भी। देखिए बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं आप एग्जाम का तैयारी आपका कितना है, देखिए आप चेक कीजिए, क्योंकि आप बहुत कम समय बचा है आपका ना। चलिए इसको हम नाम दे देते हैं, A नाम देते हैं इसका। ठीक है, इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम हम लोग B रख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला गया, सोडियम सल्फेट, पहले यहाँ पे क्या बोला गया, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, वही लिखना है, संतुलित समीकरण लिखना है हमको। कहता है नंबर 1 में क्या बोला गया, सोडियम सल्फेट, सोडियम मतलब नंबर पहले 1 लिख देते हैं। ठीक है, सोडियम सल्फेट बोला गया, तो यहाँ पे आपको सोडियम सल्फेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सोडियम सल्फेट जो है इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो आप बना सकते हैं इसको। ये सोडियम सल्फेट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अंडरलाइन कर दे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4, यही होता है सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। ठीक है, कहता है बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब BaCl2 के साथ अभिक्रिया करता है, BaCl2 के साथ अभिक्रिया करता है। तो बताइए क्या बनेगा यहाँ पे, तो देखिए आपको हम बताए थे, अभिक्रिया श्रेणी याद करवाए थे, अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, तो लिथियम याद करवाए थे, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, देखिए बेरियम आ गया ऊपर में ही, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, सोडियम, सोडियम नीचे आ जाए, यहाँ पे आ जा सोडियम, देखिए ना यहाँ पे नीचे आ जा सोडियम, लेकिन इसके ऊपर में ही देखिए बेरियम आ गया। तो बताइए कौन अधिक शक्तिशाली है, कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो बेरियम बोलिएगा। तो बोलेगा कि बेरियम अगर अधिक है तो ये क्या करेगा, बोलेगा कि हटो यहाँ से सोडियम, तुम हटो, हटो यहाँ से हटो, तो बेरियम क्या हो जाएगा, ये सोडियम की जगह पे चले जाएगा। ठीक है,
तो सोडियम यहाँ पे था, किसके पास था सोडियम? सोडियम था SO4 के पास। तो बोलेगा कि SO4 हम जा रहे हैं सोडियम छोड़ करके। सोडियम क्या बोल रहा है? SO4 हम तुम्हारी जगह से छोड़ करके हम जा रहे हैं। क्योंकि क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमको बेरियम क्या कर रहा है? भगा रहा है यहाँ से, क्योंकि बेरियम अधिक ताकतवर था तो ये सोडियम को भगा रहा है यहाँ से। तो ये बेरियम सोडियम को भगाएगा और बेरियम SO4 के पास रह जाएगा। तो क्या बनेगा? ये BaSO4 क्या बनेगा? BaSO4। तो बोलेगा कि अब सोडियम कहाँ जाओगे तुम? तो बोलेगा कि कहाँ जाना कहाँ है, तुम मेरे जगह पे चले जाओ। तो ये सोडियम कहाँ आ जाएगा? इस Ba का स्थान पे आ जाएगा, क्योंकि ये Ba यहाँ पे चला गया ना। तो ये Ba ये वाला चीज़ जो है ये यहाँ पे, यहाँ से कहीं यहाँ सोडियम की जगह पे चला गया। तो सोडियम लगेगा कि तुम मेरी जगह पे हम चले जाते हैं। तो ये सोडियम जो है Cl के पास आ जाएगा। तो बनेगा क्या? NaCl बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 मत लगाइएगा, 2 नहीं, 2 यहाँ पे आगे लगा दीजिए, क्योंकि NaCl2 कुछ नहीं होता है, NaCl होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, समझ में आया? देखिए एक बार अच्छे से आप इसको देखिए, समझ में आया कि नहीं? ये तीर हटा देते हैं, तीर नहीं लिखना आपको, ये तो हम समझाने के लिए लिखे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना आपका? यहाँ पे क्या बना? तो यहाँ पे बना सोडियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड था। तो यहाँ पे क्या बना? अभिक्रिया करता है तो समीकरण बोला लिखने के लिए ना। तो यहाँ पे क्या बना? बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। तो ये संतुलित समीकरण हो भी गया। पहले यहाँ पे 2 लगा दिया ना तो संतुलित हो गया ये। ठीक है, अगले पे आते हैं, नंबर बी पे। देखिए क्या कहता है ये, कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नंबर बी में क्या बोला गया? अगर नंबर बी को अगर ध्यान से देखें आप तो क्या बोला गया नंबर बी में? नंबर बी में बोला गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। क्या फॉर्मूला होता है? CaOH का होल 2। क्या होता है? CaOH का होल 2। यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग CaOH का होल 2 कहते हैं। इसको बूझा चुना भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्या कहता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, मतलब क्या? CO2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होता है। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए, जब ये बूझा चुना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो हम लोग पढ़े भी हैं, दीवार का पोताई करने में प्रयोग करते थे। तो उन पे कार्बन डाइऑक्साइड ये CH का होल 2 से अभिक्रिया करता था तो बनाता था कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, संगमरमर, चूना पत्थर, ये सब उसका सूत्र है। खड़िया भी बोलते हैं इसको, CaCO3 को। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जल भी बनता है। क्या बनता है? यहाँ पे जल भी बनता है, H2O भी बनता है। ठीक है, तो ये समीकरण दोनों हम लिख दिए और ये संतुलित समीकरण भी है, अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको अपने से बनाइए। ठीक है, आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 4 पर। देखिए इसी टाइप का एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है। जितना भी अभी पढ़े हम लोग 4 क्वेश्चन, ये सभी एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, क्या कहता है सवाल नंबर 4? देखिए अच्छे से पढ़िए इसको। कहता है जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। देखिए क्या कहता है, क्या बोला गया यहाँ पे? अच्छे से पढ़िए इसको। कहता है जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से, मतलब आयरन सल्फेट का विलयन है, मतलब आयरन मतलब क्या? FeSO4 इसका विलयन है। इसमें आप क्या डाल रहे हैं? इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं? जिंक को डाल रहे हैं। यहाँ पे सवाल में क्या लिखा हुआ है? जिंक लिखा हुआ है। तो आप जिंक को डाल रहे हैं, जिंक को डाल रहे हैं। तो बताइए क्या होगा? ये क्या होगा? ये समीकरण लिखने के लिए बोल रहा है और बताइए क्या होगा ये, यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो आपको हम बताए थे अभिक्रिया का घटते क्रम। जिंक लोहा निकेल टीन सीसा, जिंक लोहा निकेल टीन सीसा, ऐसे बताए थे आपको। जिंक लोहा निकेल टीन सीसा। तो यहाँ पे जिंक और लोहा का देखा जाए तो ये जिंक ऊपर में है, जिंक ऊपर में है और इसके नीचे में ये लोहा दिखा, आयरन दिखा। तो ये जिंक अधिक है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये क्या करेगा? जिंक क्या करेगा? ये अपने से कमज़ोर आयरन को, ये जिंक जो है ये अपने से कमज़ोर, कम मतलब कम अभिक्रियाशील इस Fe को बोलेगा हटो यहाँ से, हम जाएंगे तुम्हारे जगह पे। ठीक है, तो ये जिंक क्या करेगा? लोहा को हटा देगा, क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील जिंक है और Fe कम है। तो यहाँ पे जिंक अब इसके स्थान पे आ जाएगा। तो किसके स्थान पे आ जाएगा? ये Fe के स्थान पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा? Zn आ गया अब Fe के बदले में, Fe के जगह पे आ गया Zn। तो Fe यहाँ से हट गया तो बचा क्या? अब Zn बचा और यहाँ पे क्या बचा? SO4। तो यहाँ पे SO4, ZnSO4। बोलेगा कि तब हम Fe कहाँ जाए? बोला कि तुम जाओ कोना में जाओ। तो ये अभिक्रिया भी कैसे अभिक्रिया है? ये एक
विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखें, यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, इस आयरन को विस्थापित कर रहा है। जब हम लोग जिंक में मतलब जब जिंक को हम लोग आयरन सल्फेट के विलयन में डालें, आयरन सल्फेट के विलयन में डालें, तो जिंक क्या किया, इस आयरन को विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो यही लिखेंगे इस आंसर में कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से जिंक ये जिंक जो है ये आयरन को विस्थापित कर देता है। जिंक क्या किया, इस आयरन को Fe को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। तो जिंक क्या किया, इस आयरन को विस्थापित कर दिया। तो कहता है समीकरण भी लिखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अभिक्रिया का समीकरण लिखे हैं, तो यहाँ पे हम अभिक्रिया का ये समीकरण भी लिख दिए। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये अब आपके अभिक्रिया का समीकरण है। ठीक है, तो अभी बोलना भी था कि आप समीकरण में क्या देखें, तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग, क्यों क्या देखें, यहाँ पे जिंक क्या किया, इस आयरन को विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आंसर ये भी लिख देंगे और यहाँ पे समीकरण दे देंगे, तो हो गया आपका ये आंसर। ये सवाल 2000 एग्जाम 2 नंबर में एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो चारों सवाल ये पूछा हुआ ही था। सवाल नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 ये क्या कहता है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। क्या कहता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ध्यान समझिएगा, एक वियोजन अभिक्रिया है, एक क्या है, वियोजन अभिक्रिया है, और एक क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ये सवाल ना एग्जाम में ऐसे पूछेगा आपसे, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, समीकरण दे। संयोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, समीकरण दे। तो अलग अलग करके पूछता है, वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, समीकरण दे। संयोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, समीकरण दे। तो आपको हम अच्छे से समझाते हैं, एक बार में याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए वियोजन का मतलब क्या होता है, नाम में ही लिखा हुआ है वियोजन, मतलब वियोजित होना, मतलब टूटना। तो इसमें क्या होगा, एक अभिकारक रुकिए हम दिखाते हैं अच्छे से आपको लिख करके। इसमें क्या होगा, एक अभिकारक, ये जो यहाँ पे एक बक्सा बना दिए, ये समझिए अभिकारक है। ये क्या, ये अभिकारक है। ये क्या होगा, ये टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे वियोजन में लिखा है भाई। तो वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना होता है। तो एक अभिकारक टूटेगा, कितने भागों में टूटेगा, 2 भागों में टूट सकता है, 3 भागों में टूट सकता है, मतलब 2 या 2 से अधिक भागों में टूटेगा। मतलब वियोजन का मतलब होता है टूटना, मतलब कितने भागों में टूटेगा, 1 से अधिक भागों में टूटेगा। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर लिखें हम, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल समीकरण लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बताइए कोई एक अभिकारक है, जैसे CaCO3 इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा। किस में टूटेगा, ये कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड में, और टूट जाएगा ये CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे क्या देखें आप, यहाँ पे एक अभिकारक था, ये टूट गया 2 उत्पाद में, एक CaO में और एक CO2 में। मतलब क्या, ये एक वियोजन अभिक्रिया है। ये कैसे अभिक्रिया है, एक वियोजन अभिक्रिया है। मतलब यहाँ पे क्या देखें आप, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक अभिकारक जो है वो टूट गया। एक अभिकारक जो, ये एक अभिकारक था यहाँ पे टूट गया 2 भागों में। देखिए ना, यहाँ पे CaCO3 था, कैल्शियम कार्बोनेट था, ये टूट गया CaO में और CO2 में टूट गया। तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, ये एक वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक अभिकारक टूट करके 2 उत्पाद बना रहा है। तो परिभाषा क्या बोलेंगे हम लोग, परिभाषा बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या दो परिभाषा एक बार फिर से बोलिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 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 CaCO3 बना क्या, CaO और CO2 बना, मतलब एक अभिकारक था, ये टूट गया 2 उत्पाद में टूट गया। तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, ये एक वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको परिभाषा लिखना होगा। क्या परिभाषा लिखेंगे हम लोग, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समीकरण भी लिख देंगे, ये नहीं लिख पाइएगा आप लोग, क्या समीकरण बोलिएगा, बोलिए समीकरण, तो बोलेंगे CaCO3 गरम किए, त्रिभुज मतलब क्या होता है, गरम करना, गरम किए क्या बन गया, ये CaO प्लस CO2 बन गया, मतलब ये टूट गया, एक अभिकारक टूट गया 2 उत्पाद में। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण लिख देंगे हम लोग। तो आपका वियोजन अभिक्रिया
खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं संयोजन पे। संयोजन मतलब क्या होता है? संयोग करना मतलब क्या होगा? इसमें जुड़ेगा, मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ेगा, लेकिन बनेगा एक ही उत्पाद बनेगा। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, दो या दो से अधिक जुड़ेगा लेकिन बनेगा एक उत्पाद। बनेगा कितना उत्पाद? एक उत्पाद। तो परिभाषा क्या बोलेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 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 दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोलना चाहें, बोलेंगे एग्जाम्पल, क्या बोलेंगे? C+O2, C+O2 क्या बनेगा? CO2 बन जाएगा। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई? यहाँ पे दो अभिकारक था, मिल करके एक बन गया, मतलब ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा भाई। तब बोलिएगा कि अच्छा अगर ये संयोजन है तो ये भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2H2 + O2 क्या बनेगा भाई? बनेगा 2H2O, मतलब जल बन जाएगा ये। बोलेगा ये भी संयोजन होना चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल सही है ये। तब बोलेगा नंबर 3 में बोलेगा कि अच्छा अगर हम कलीचोना मतलब CaO मिलाए और इसमें पानी मिला दे H2O, तो इस दौरान बनेगा क्या बनता है? CaOH का होल 2 बनता है। क्या बनता है? CaOH का होल 2 बनता है। बोलेगा तब ये भी होना चाहिए संयोजन अभिक्रिया। बोलेंगे हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक अभिकारक और एक अभिकारक, दो अभिकारक मिला और एक उत्पाद बना, तो ये संयोजन अभिक्रिया है भाई, बिल्कुल है। तब बोलिएगा कि अगर ये भी होना चाहिए संयोजन अभिक्रिया। नंबर 4 में अगर हम ऐसे इसको ऐसे लिखें, अमोनिया का बात करें, N2 + 3H2 बनता है, अमोनिया बनता है 2NH3, तो बोलेगा ये भी संयोजन अभिक्रिया होना चाहिए। तो हाँ भाई बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया ये भी है, क्योंकि यहाँ पे दो अभिकारक मिला और एक उत्पाद बना। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उल्टा वियोजन का, उसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो ये उल्टा हो गया ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विपरीत कहा जाता है। क्या कहता है इसको? विपरीत कहा जाता है। ठीक है, तो ये मत लिखिएगा, तो हम समझाने के लिए आपको लिखे। ठीक है, डब्बा नहीं बनाना आपको, हम समझाने के लिए लिखे। ठीक है, और कम से कम ना एक एग्जाम्पल लिखिएगा, इतना सारा एग्जाम्पल लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, कम से कम एक एग्जाम्पल लिखिएगा आप। तो परिभाषा यहाँ पे क्या लिखे हैं? यही लिखे हैं यहाँ पे, देखिए एक बार इसका भी परिभाषा हम देख लेते हैं जो लिखे हैं हम। ठीक है, एक किताबी भाषा नहीं है, अपने से लिखे हैं। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। वही चीज़ लिखे हैं कि इस अभिक्रिया में क्या होती है? एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। लेकिन आप अपना परिभाषा याद रखें कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, आपको यही याद करना है, ये लिखना है एग्जाम में। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बोलेंगे? समीकरण क्या बोलेंगे? बोलेंगे CaCO3, यहाँ देखिए ना CaCO3 गर्म करते हैं, क्या बनता है? CaO बनता है और CO2 बनता है। ठीक है, इसका अगला परिभाषा संयोजन का बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? वो यहाँ पे लिखे, क्या पहले इसको भी पढ़ लीजिए। संयोजन का क्या लिखे? संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखे हैं, एग्जाम्पल में आपको बताएं हम कि दो अभिकारक मिलेगा या दो या दस से अधिक अभिकारक मिलेगा और बनेगा कितना? एक ही उत्पाद बनेगा। ये याद रखिएगा, एक ही उत्पाद बनेगा, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अपना परिभाषा हम लोग बोलेंगे अपने मन से बना करके, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके, आपस में मिल करके, आपस में संयोग करके या आपस में मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करता हो, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 CO2, जैसे 2H2, नंबर यहाँ पे देखिए 2 नंबर में 2H2 + O2 क्या बना? 2H2O बन गया। नंबर 3 में CaO + H2O क्या बना? CH का होल 2 बन गया। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बन गया? अमोनिया बन गया। तो ये सभी संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, लास्ट बार बोल देते हैं हम, आपको अपने से याद करके लिखना है, समीकरण के साथ लिखना है। ठीक है, परिभाषा पहले बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, समीकरण दे, ये रहा क्वेश्चन आपका। आंसर बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण CaCO3 गर्म करने पर टूट जाता है CaO और CO2 में। ठीक है, अगला बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, समीकरण दे। तो बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 CO2, 2H2 + O2 2H2O, जैसे CaO + H2O बनता है COH का होल 2। ठीक है, कम से कम एग्जाम्पल आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है? विपरीत कहा जाता है। विपरीत इसलिए कहा जाता है इसको
क्योंकि यहाँ पे एक टूटा, दो या दो से अधिक बना, और यहाँ पे दो या दो से अधिक मिला, एक बना, इसलिए क्या है, दूसरे का उल्टा है, इसलिए इसको हम लोग विपरीत भी कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। अगर याद हो गया हो तो इसका आप लिखिए भी एक बार, ठीक है, तो और अच्छे से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 6 क्या कहता है। सवाल नंबर 6, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, ये बोला गया। ठीक है, और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाएगा आपसे कि विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और द्विविस्थापन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, समीकरण के साथ लिखना है आपको। तो हम अच्छे से आपको समझाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया जैसे एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, Zn प्लस FeSO4, Zn प्लस FeSO4, ठीक है, Zn प्लस FeSO4। तो यहाँ पे जिंक क्या करेगा, यहाँ पे जिंक क्या किया था, अभी जिंक क्या किया था, इस लोहा को, इस आयरन को यहाँ से विस्थापित कर दिया था, और जिंक इस लोहा के स्थान पे बैठ गया था, मतलब जिंक अब यहाँ पे चला गया था। तो ये क्या बन जाएगा, Zn। तो यहाँ पे लोहा जो है, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाते हैं हम, यहाँ पे ये लोहा जो है, रुकिए, यहाँ पे जो ये आयरन दिख रहा है आपको, ये आयरन जो दिख रहा है, इस आयरन को क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा। कौन हटाएगा भाई, तो ये जिंक हटाएगा। ये जिंक जो है, ये जिंक क्या करेगा, इस आयरन को हटा देगा। क्या करेगा, ये हटा देगा। तो यहाँ पे जिंक जब यहाँ पे इस आयरन को हटा देगा, तो बोलेगा कि तब हटा के भेजेगा कहाँ, बोला कि इधर चले जाओ, कौन नाम तुम, इधर कौन नाम चले जाओ, Fe, बोला उधर चले जाओ साइड में। बोला कि जब यहाँ पे जब हटा दिए, हम साइड में चले गए, तो क्या SO4 अकेला बचेगा कि, बोला कि नहीं, SO4 अकेला नहीं बचेगा, जिंक है ना, हम हटाए तुमको ना, तो हम ही बैठेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ZnSO4, और कोना में कौन चला गया, Fe। तो इतना दूर मत भेजिए, बेचारा दुखी मान जाएगा ये, इसको नज़दीक में रखिए, Fe प्लस Fe। बस समझ में आया, मतलब क्या, जिंक क्या किया, इस Fe को विस्थापित कर दिया, इस Fe को यहाँ से हटा दिया, और इस Fe के स्थान पे जिंक जाकर के बैठ गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग विस्थापित किया ना, इसी को कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। इसको अगर अच्छे से हम लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छे से समीकरण को अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, ठीक, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, Zn, क्योंकि लाल कलम से लिखते हैं, ठीक, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, यहाँ पे Zn प्लस FeSO4। तो यहाँ पे जिंक क्या किया, इस आयरन को विस्थापित कर दिया, तो क्या बना, ZnSO4 प्लस Fe बना। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक चूंकि आयरन को विस्थापित कर दिया और उसका स्थान ग्रहण कर लिया, इसीलिए इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विस्थापित किया भाई। अच्छा, कौन किया, तो ये जिंक अधिक था, जिंक अधिक अभिक्रियाशील था, इसीलिए ये अपने से कम अभिक्रियाशील आयरन को विस्थापित कर दिया। क्योंकि आपको पढ़े जिंक लोहा निकेल, जिंक लोहा निकेल, जिंक लोहा निकेल, तो जिंक ऊपर आता है, Fe नीचे आता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जिंक अधिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कम। तो ये याद रखिएगा, जिंक लोहा निकेल होता है, तो जिंक ऊपर में आया, इसलिए जिंक क्या हो जाएगा, अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, अधिक अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा। तो ये जिंक क्या करेगा, ये जिंक क्या करेगा, इस लोहा को, इस आयरन को हटा देगा यहाँ से, और जिंक इसके स्थान पे बैठ भी जाएगा। तो परिभाषा क्या बोलेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व Fe को किसी यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान भी ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और सुनिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित करके उसका यहाँ पे स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से बोले कि, एक बार फिर से समझिए इसको, ठीक है, क्या बोलेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर बोले, एक बार फिर सुनिए, याद करिए इसको, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से
कम अभिक्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Zn प्लस FeSO4 बनता है ZnSO4 प्लस Fe, Zn प्लस FeSO4 बनता है ZnSO4 प्लस Fe। तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? तो ये हो जाएगी एक विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो आपको परिभाषा क्या बोलना है और उस समीकरण क्या देना है, तो ये आपको हम बता दिए। परिभाषा क्या बोलना है आपको? परिभाषा बोलना है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण। ठीक है, समीकरण लिख करके हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? Zn प्लस FeSO4, फिर उसके बाद तीर देंगे, फिर लिखेंगे ZnSO4 प्लस Fe। अगर यहाँ तक लिखिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर लिखे हैं, पहले से परिभाषा का आंसर लिख चुके हैं हम। देखिए तो क्या लिखें परिभाषा? वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व, कम अभिक्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित करता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यहाँ पे लोग लिखिएगा, जोड़ लीजिएगा लाइन, और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये लिख करके समीकरण लिख देंगे, हो गया। अब देखिए अगला क्या था? द्विविस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? तो इसमें भी विस्थापन, लेकिन इसमें 2 लिखा हुआ है। द्वि मतलब क्या होता है? 2, तो इसमें 2 बार होगा। जैसे अभी आपको एक समीकरण लिखाए थे हम, जैसे अगर बात करें सोडियम सल्फेट का, Na2SO4। अभी इसके पहले हम इसका समीकरण लिखे थे सोडियम सल्फेट का, और यहाँ पे लिखे थे BaCl2, अगर आपको याद हो जरा सा तो BaCl2 था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना था? ये यहाँ पे क्या हुआ था कि बेरियम अधिक ताकतवर था, तो ये Na को क्या करता है? यहाँ से हटा देता है। तो ये हटो Na यहाँ से, ये बेरियम ऊपर में रहता है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, फिर सोडियम आता है। तो बेरियम अधिक है, सोडियम कम है। ठीक है, तो बेरियम क्या करेगा? यहाँ से इसको हटा देगा, बोलेगा Na यहाँ से भागो। बोला ठीक है, भाग जाते हैं। तो भागेगा, कितने पे आएगा? कौन? ये बेरियम आ जाएगा। तो क्या बनेगा? BaSO4 बन जाएगा। ठीक है, प्लस में बोला कि हम सोडियम जाके जाएंगे कहाँ? बोला कि तुम मेरे जगह पे आ जाओ। तो यहाँ पे क्या बना था? NaCl बना था। क्या बना था यहाँ पे? NaCl। 2 नहीं बना था, यहाँ पे NaCl बना था, यहाँ पे 2 लिखे थे। सेम कुछ हम अभिक्रिया इससे पहले लिख चुके हैं हम। ठीक है, एक बार फिर से लिख देखिए अच्छा से, इसको लिख देते हैं अच्छा से। ठीक है, लेकिन अपने से लिखिएगा तो और अच्छा बात होगा, क्योंकि ये अभी हम आपको बताए। एक बार फिर से लिखते थे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, क्या हो गया ये? ठीक, क्या लिखेंगे हम लोग? Na2SO4, Na2SO4, ये क्या है आपका? सोडियम सल्फेट। प्लस क्या लिखेंगे हम लोग? बेरियम सल्फेट, BaSO4। तो यहाँ पे क्या देखे थे आप? Ba क्या करता है? इस सोडियम को यहाँ से हटा देगा। क्या करेगा? यहाँ से हटा देगा। तो क्या बनेगा? तो मतलब क्या? Ba यहाँ से सोडियम को हटा देगा, तो और बेरियम यहाँ पे चला भी जाएगा ना, तो बनेगा यहाँ पे BaSO4। बोलेगा तब हम कौन जाए? सोडियम कौन जाए? बोले अरे हम यहाँ से आ गए, तो यहाँ पे Ba, तो यहाँ पे कोई भाई नहीं है ना, अब पहले Ba थे हम, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम आइएगा तुम्हारी जगह पे, तो ये मेरी जगह खाली है ना, तो तुम चले जाओ यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे SO4 नहीं, बेरियम BaCl2 होगा भाई। क्या कर दिया हम? यहाँ पे Cl2, यहाँ पे Cl2 था, Cl2। ठीक है, Na2SO4 प्लस BaCl2 था। ठीक है, तो यहाँ पे बेरियम यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब बचा क्या? Na बचा। तो बोला Na कहाँ जाए हम? तो बोला तुम मेरे रास्ते पे चले जाओ। तो क्या बनेगा यहाँ पे? NaCl2, लेकिन कुछ होता नहीं है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? NaCl बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? NaCl बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2NaCl। बस समझे? ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखें? यहाँ पे हम लोग क्या देखें? यहाँ पे ये Ba सोडियम के स्थान पे गया, पहली बात। फिर सोडियम Ba के स्थान पे गया, दूसरी बात। तो यहाँ बताइए कितना बार विस्थापन हुआ? 2 बार हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे असल में देखा जाए तो ये खाली स्थान बदला है, कुर्सी बदल लिया है अपना खाली। Ba Na के जगह पे Na Ba के जगह पे, Ba Na के जगह पे Na Ba के जगह पे। वही देखिए ना हुआ है, पहले BaCl2 के पास था, अब BaSO4 के पास आ गया। पहले NaSO4 के पास था, अब Na किसके पास आ गया? Cl के पास आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? खाली समूहों का अदला बदली किया है ना। तो अगर समूहों का अदला बदली किया है, समूहों का खाली अदला बदली किया है सिर्फ,
तो वो समूहों का अदला बदली करने का मतलब होता है उसका 2 बार विस्थापन हुआ, मतलब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो परिभाषा भी ऐसे ही बोलेंगे, वो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक अपने समूहों की अदला बदली करके 2 नए उत्पाद का निर्माण करता है, 2 नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या बोलेंगे, Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बनेगा? BaSO4 प्लस 2NaCl बनेगा। ठीक है, और ये अभी हमको बताए भी थे। तो याद हो परिभाषा, दोनों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। क्या याद रखेंगे हम लोग भाई? पहले विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थानांतरण कर लेता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में बोलेंगे Zn प्लस FeSO4 बनता है ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है, ये हो विस्थापन अभिक्रिया। अगला बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया पर वैसा क्या बोलेंगे हम लोग? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक अपने समूहों की अदला बदली कर 2 नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बना? BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, याद हो गया होगा। एक बार इसको क्या करिए, आँख बंद करके अपने से बोलिए। ठीक है, ये याद हो आपको, समीकरण के साथ बोलना है आपको। क्या बोलेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, समीकरण दे, तो आपको क्या बोलना होगा? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, Zn प्लस FeSO4 बनता है ZnSO4 प्लस Fe, ऐसे बोलना होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? तो बोलेंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक अपने समूहों की अदला बदली करके 2 नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 बनता है BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। एक बार याद हो गया तो अपने से कॉपी में लिखिए भी। ठीक है, तो और अच्छे से याद हो जाएगा आपको। अगला सवाल पे आते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है नंबर 7 में, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं। ठीक है, आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल मतलब समीकरण से समझाते हैं आपको। ठीक है, देखिए NaCl लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? NaCl प्लस लिए AgNO3। ठीक है, नाम क्या है इसका भाई? इसका नाम है NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड, AgNO3 का नाम है सिल्वर नाइट्रेट। जब यह अभिक्रिया करेगा तो ये जाहिर सी बात है ये सोडियम है, तो इस सोडियम अभी आपको द्विविस्थापन में क्या पढ़ा है? द्विविस्थापन में क्या पढ़ा है? सोडियम अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, तो ये क्या करेगा? Ag को यहाँ से हटा देगा। ठीक है भाई, तो Na कहाँ चला गया? अब NO3 के पास चला गया। कहाँ चला गया? Na चला गया NO3 के पास। Na चला गया NO3 के पास, मतलब Na जब यहाँ पे चला गया NO3 के पास चला गया। तो बोलेगा कि भाई बताइए कि अब हम Ag जो है ये हम कहाँ जाए? तो बोला कि हम Na यहाँ से आ ही गए ना, तो यहाँ पे Ag तुम चले जाओ भाई, मेरी जगह पे चले जाओ। तो यहाँ पे क्या बनेगा? AgCl। क्या बनेगा यहाँ पे? AgCl। बताइए कौन सी अभिक्रिया आई है? ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना कुछ नहीं हुआ है, दोनों अभिकारक अपने समूह का अदला बदली कर लिया है। Na चला गया Ag के पास, Ag चला गया Na के पास। नहीं, पहले NaCl के पास था, लेकिन अब NaNO3 के पास है। पहले AgNO3 के पास था, अब AgCl के पास चला गया, मतलब दोनों अभिकारक फिर अदला बदली कर लिया। अगर अदला बदली कर ले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आप द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी एग्जांपल दे सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, यहाँ पे हेडिंग बना है और ये बता रहे हैं आप द्विविस्थापन। ये क्या बात है भाई? तो ये हम इसीलिए बताएं क्योंकि आप ये समीकरण उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको ये बता दिए। चलिए आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पर। ठीक है भाई, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यहाँ पे AgNO3 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब ये NaCl और AgNO3 अभिक्रिया करता है तो बना क्या यहाँ पे? AgCl प्लस NaNO3, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, लेकिन ये AgCl जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये AgCl जो दिख रहा है, ये ना जल में घुलता नहीं है, ये जल में अविलय होता है। और इसका रंग अगर पूछा जाए, ये श्वेत रंग का मिलता है। कैसा मिलता है? ये श्वेत रंग का। और ये जो जल में होता है ना, घुलता नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। मतलब जो जल में विलय हो, सॉरी विलय ना हो, अविलय हो। विलय मतलब जो घुले ना, तो मतलब जो विलय होता है मतलब वो घुल गया, लेकिन अविलय होगा ये, मतलब ये घुलेगा नहीं। मतलब ये AgCl जो बनता है ये जल में घुलता नहीं है। क्या होता है? जल में घुलता नहीं है, मतलब ये अविलय पदार्थ है। क्या ये अविलय पदार्थ है? और इसी अविलय पदार्थ को हम लोग अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अवक्षेप कहते हैं। ये जल में घुलेगा नहीं, जल में घुलता नहीं, ये घुलेगा नहीं, घुलेगा नहीं,
घुलेगा नहीं, मतलब ये अविलय है। ये क्या है? ये अविलय है, ये जल में घुलता नहीं है, ये अविलय पदार्थ है। ठीक है, तो जल में नहीं घुलता है, जो कहते हैं हम लोग अविलय पदार्थ कहते हैं, और इसी अविलय पदार्थ को हम लोग अवक्षेप कहते हैं। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त हो, अवक्षेप प्राप्त हो, अवक्षेप प्राप्त हो, उसको हम लोग अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें भी अवक्षेप प्राप्त हो गया उसको हम लोग अवक्षेपन कहते हैं। और अवक्षेप जब प्राप्त हो जाए ना, तो उसके बगल में यहाँ AgCl है ना, तो इसके बगल में आपको हल्का सा नीचे की ओर क्या करना, आपको तीर दे देना है। तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि अवक्षेप होता है। ठीक है, तो बात समझे क्या बोलेगा यहाँ पे, अवक्षेपन की परिभाषा क्या बोलेगा? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? और अवक्षेप मतलब क्या? ये अविलय पदार्थ होता है, ये जल में घुलता बिल्कुल नहीं है, जल में घुलता नहीं है। ठीक है, तो ये रहा समीकरण। बोलेगा इसमें कौन अवक्षेप है आपका भाई? तो कौन अवक्षेप है? तो अवक्षेप जो होगा उसके नीचे क्या करते हैं हम लोग, उसके बगल में नीचे की ओर एक तीर लगा देते हैं, तो वो समझ जाते हैं हम लोग कि ये अवक्षेप है। ये क्या है? ये अवक्षेप है। और इसका रंग अच्छा कैसा है? ये AgCl जो है इसका रंग कैसा है? ये श्वेत रंग का है। कैसा रंग का है? ये श्वेत रंग का है। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त हो जाए ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखे हैं, वैसा अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। याद हो परिभाषा? और समीकरण भी याद रखिएगा, NaCl प्लस AgNO3 बनता है AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, और ये समीकरण ना, ये आप द्विस्थापन में भी आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखे हुए, जब NaCl को की अभिक्रिया AgNO3 के साथ, NaCl की अभिक्रिया किसके साथ हुआ? AgNO3 के साथ हुआ, तो AgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है। यहाँ देखिए ना, AgCl का क्या बना? श्वेत अवक्षेप बना। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ये एक अवक्षेपन अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें अवक्षेप का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपका अवक्षेपन अभिक्रिया। तो आप को उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल याद हो गया होगा, इसका आंसर अवक्षेपन अभिक्रिया का, और समीकरण भी याद हो गया होगा। क्या समीकरण है इसका? NaCl प्लस AgNO3 क्या बना? AgCl प्लस NaNO3। ये कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपन अभिक्रिया है। परिभाषा क्या बोलेगा? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। याद हो परिभाषा? एक बार फिर से बोलिए, वैसा रासायनिक, पहले क्वेश्चन बोल देते हैं हम, अवक्षेपन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? समीकरण दे। ठीक है, आंसर बोलेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl प्लस AgNO3 बनता है AgCl प्लस NaNO3। अगर इसको भाषा बना के लिखिएगा तो यहाँ पे लिख दिए हम, जब NaCl की अभिक्रिया AgNO3 के साथ होती है तो AgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड है, AgNO3 का मतलब सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, और यहाँ पे NaNO3 का मतलब है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद है ना, वीडियो को लाइक कर दिया। ठीक है, बहुत मेहनत करके बना रहे हैं हम ये वीडियो। अगले सवाल पे आए। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 8 कहता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? समीकरण दें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? समीकरण दें। देखिए, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो। क्या हो? ऊष्मा उत्पन्न हो। अगर जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा, जिसमें क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगा उसको ऊष्माक्षेपी कहेंगे। और ऊष्माशोषी का मतलब क्या है? जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण होगा, उसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। मतलब सिंपल है, ऊष्माक्षेपी बोल दिए। क्या बोल दिए? ऊष्माक्षेपी बोल दिए, मतलब इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल का बात करें तो जैसे अगर आप चूना लाते हैं, क्या लाते हैं आप? चूना लाते हैं, CaO कली चूना लाए आप, उसमें पानी मिलाते हैं। क्या करते हैं आप? उसमें आप पानी मिलाते हैं। चूना लाए मार्केट से, उसमें पानी मिलाते हैं पुताई करने के लिए। तो जैसे पानी मिलाते हैं ना, तो वो खौलने लगता है। क्या होता है? उसमें खौलने लगता है। मतलब क्या? उसमें पहले CaOH Whole2 चूना तो बनता ही बनता है वो पुताई करने वाला, लेकिन वो खौलने लगता है। अगर आप ध्यान दीजिएगा, चूना लाए मार्केट से, पानी मिलाए, तो वो खौलने लगता है, मतलब वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या? उसमें ऊष्मा निकला। उसमें क्या हुआ? ऊष्मा निकला। तो अगर ऊष्मा निकला मतलब क्या? ऊष्मा उत्पन्न हुआ। और जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या बोलेंगे इसका? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यही समीकरण है इसका। ठीक है,
क्या समीकरण बोलेंगे, CaO चूना लाए पानी मिलाए, चूना लाए पानी मिलाए। तो ये क्या होने लगा, खौलने लगा, मतलब ये गर्म हो गया, मतलब उष्मा उत्पन्न हो गया, और उष्मा उत्पन्न होगा तो ये कैसा अभिक्रिया कहलाएगा, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो परिभाषा क्या बोलेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता हो, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें उष्मा उत्पन्न होगा वो सभी क्या कहलाएगा, अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या बोलेंगे हम लोग, CaO क्या बोलेंगे यहाँ पे, CaO प्लस H2O क्या बना, COH का होल 2 प्लस उष्मा। तो यहाँ पे उष्मा निकला, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये कैसा अभिक्रिया है, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बस समझ में आया ये। तो ये समीकरण याद रहा, परिभाषा याद रहा। परिभाषा में क्या बोलेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होता है उसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका परिभाषा। एक बार और इसको बोल देते हैं हम लोग, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होता हो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर अच्छा से परिभाषा बोलना होगा क्या बोलेंगे हम लोग, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, ये लाइन भी बोल दीजिए, अच्छा रहेगा। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता हो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण क्या बोलेंगे हम लोग, CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O तीर देंगे, क्या बनता है, COH का होल 2 बनता है। और मेन बात है कि इसमें उष्मा भी बनता है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया परिभाषा, समीकरण भी हो गया। अगला पे आते हैं हम लोग, उष्मा शोषी मतलब क्या, उष्मा का अवशोषण होगा। जैसे दिखाया अभी आपको हम बताए थे वियोजन अभिक्रिया में, तो उसमें क्या दिखाए थे आपको कि अगर CaCO3 था, कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको गर्म किए थे, मतलब इसमें उष्मा दिए थे, तीर मतलब त्रिभुज मतलब क्या होता है, गर्म करना, गर्म किए थे, ये टूट गया था CaO में और CO2 में टूट गया था। मतलब कि यहाँ पे गर्म किए, इसको उष्मा दिए तब ये टूटा, नहीं देते तो नहीं टूटता, ये उष्मा दिए तब टूटा, मतलब इसमें उष्मा का अवशोषण किया तब ये टूटा। किस में टूटा, CaO में टूटा और CO2 में टूटा। मतलब इसको गर्म किया तब ना, मतलब इसमें उष्मा का अवशोषण हुआ, CaCO3 में उष्मा का अवशोषण हुआ, तभी ये क्या हो गया, टूट गया CaO में और CO2 में। तो इस अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं आप, इस अभिक्रिया में देख रहे हैं इसमें उष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। तो उष्मा का अवशोषण जिस अभिक्रिया में होगा ना, उसको कहते हैं हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसको हम लोग, उष्मा शोषी अभिक्रिया। परिभाषा क्या बोलेंगे भाई, परिभाषा बोलेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता हो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2 बनता है। ये कौन सी विक्रिया हो जाएगी आपकी, उष्मा शोषी विक्रिया हो जाएगी। एक बार दोनों फिर से बोल देंगे, उष्माक्षेपी उष्मा उत्पन्न होगा, उष्मा शोषी उष्मा का अवशोषण होगा। ठीक है, क्वेश्चन है उष्माक्षेपी अभिक्रिया से क्या समझते हैं, समीकरण दे, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है, तो बोलेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा उत्पन्न होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO प्लस H2O बना COH का होल 2 प्लस उष्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उष्मा शोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो आंसर बोलेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 उसको गर्म करते हैं तो बनता है CaO प्लस CO2। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। एक बार अपने से लिखिए, इसको याद कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और एग्जाम का तैयारी आपका हो जाए। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कहता है, क्या श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समीकरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए श्वसन का मतलब क्या होता है, अच्छे समझिए सवाल को। श्वसन का मतलब क्या होता है, श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। जो जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें क्या लेते हैं, सांस मतलब क्या, हवा लेते हैं सांस। तो हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, हवा में ऑक्सीजन होता है भाई। तो ऑक्सीजन यहाँ पे लिए, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे 6O2 लगा देते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, जो हम लोग खाना खाते हैं, जो क्या करते हैं हम लोग भोजन करते हैं, तो उसमें ग्लूकोज होता है। क्या होता है, जो ग्लूकोज टूट जाता है, ग्लूकोज के रूप में टूटता है वो। ठीक है, मतलब क्या, जब खाना खाते हैं तो छोटा कण बनता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्लूकोज कहते हैं। तो सभी खाना हमारा क्या होता है, ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज बना सूत्र क्या होगा उसका, ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक है, पहली बात क्या बोलेंगे हम लोग, फिर से आइए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, श्वसन का मतलब क्या होता है, पहली बात श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। श्वसन का मतलब क्या होता है, सांस लेना। श्वसन मतलब क्या होता है, सांस लेना। तो सांस में क्या लेते हैं आप भाई, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो और जो हम भोजन करते हैं, जो क्या करते हैं हम लोग भोजन करते हैं, भोजन में क्या बनता है, टूट करके वो ग्लूकोज बन जाता है। क्या बनता है, ग्लूकोज, मतलब C6H12O6 बनता है। ठीक है, इतना सा बात याद रहा। और ये सांस में क्या लिया आप, ऑक्सीजन लिए, मतलब 6O2 लिए। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस ग्लूकोज को तोड़ता है। क्या करता है, इस ग्लूकोज को तोड़ता है। जो आप सांस में ऑक्सीजन लिए
तो ये ऑक्सीजन आपके द्वारा खाए गए भोजन से जो ग्लूकोज बना उस ग्लूकोज को ये तोड़ता है। क्या करता है? ये तोड़ता है और तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा के रूप में ऊर्जा भी निकालता है, उष्मा के रूप में ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। इसीलिए उष्मा निकला, तो उष्मा निकला मतलब उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाया। इसका मतलब उष्मा निकला किस अभिक्रिया में? श्वसन अभिक्रिया में। तो ये श्वसन एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या देखें? हम लोग यहाँ पे देखें कि जो हम सांस लिए, जो सांस में क्या लिए? हम ऑक्सीजन सांस लिए, और ऑक्सीजन जो आया हमारे नाक के द्वारा, तो वो ऑक्सीजन क्या किया? हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़ दिया। किसमें तोड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और साथ ही साथ इस दौरान उष्मा भी निकलता है। इसीलिए इसको हम लोग उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। अच्छा बोलिएगा, उष्मा निकलता है, अगर उष्मा निकलता है तो हमारा शरीर गर्म होना चाहिए? तो हाँ, हमारा शरीर गर्म रहता है। आप छूइए, आप गला छू के देखिए, आपका शरीर, आपका गला गर्म हो जाएगा। आप अपना हाथ छू के देखिए, आपका हाथ गर्म है। तब बोलिएगा कि अच्छा जो इंसान सांस नहीं लेता है तो उसका शरीर ठंडा होना चाहिए? बोले हाँ भाई, जो इंसान सांस नहीं लेता उसका शरीर ठंडा हो जाता है। जैसे मरा हुआ इंसान सांस नहीं ले सकता तो उसका बॉडी ठंडा होता है। क्या होता है? उसका बॉडी ठंडा होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है? हमारे शरीर में जो सांस लिए तो उसमें ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन क्या करेगा? इस ग्लूकोज को तोड़ेगा और तोड़ करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और उष्मा के रूप में ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। इसीलिए इसमें उष्मा निकला ना, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो समीकरण क्या बना इसका? 6C6H12O6 C6H12O6 प्लस 6O2 बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2, यहाँ पे कार्बन 6 है ना, तो यहाँ पे कार्बन 6 लगाइए। 6CO2 प्लस 6H2, यहाँ पे संतुलित कर देते हैं, इसको हम लोग संतुलित कर देते हैं। तो 6H2O बना और उष्मा बना, मतलब ऊर्जा के रूप में उष्मा भी निकलता है, इसलिए क्या कहलाता है? ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। तो क्या बोलेंगे? श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्लूकोज की उपस्थिति में, इस श्वसन अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसलिए श्वसन क्या है? एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखें देख लीजिए। तो आपसे पूछा जाए, बताओ क्या श्वसन एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है कि नहीं है? तो बोलेंगे यहाँ पे उष्मा निकला है तो ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ये है। तो आंसर बोलेंगे हाँ। अरे हाँ, श्वसन एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि इसमें उष्मा निकला है। श्वसन एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, हाँ बोलेंगे हाँ, श्वसन एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन अभिक्रिया में ये ग्लूकोज जो था, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, जल मतलब क्या? H2O और उष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसीलिए ये क्या है? एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्वसन एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, समीकरण से स्पष्ट करें। तो क्या बोलेंगे? श्वसन एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, समीकरण से स्पष्ट करना है हमको। ठीक है, तो बोलेंगे क्योंकि श्वसन की अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए श्वसन एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। उसके बाद समीकरण लिख देना है आपको। C6H12O6 प्लस 6O2 बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस उष्मा। ठीक है, आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर। समझ में आ रहा है आप सबको ना? आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो एक बार फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 10, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। ठीक है, ये सवाल ना बहुत बार पूछा गया। देखिए इससे भी पहले हम 2 सवाल ले चुके थे, मतलब इस टाइप का सवाल ना आता ही आता है, तो याद भी रखिएगा। ठीक है, नंबर 1 यहाँ पे बनाते हैं हम। कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या? CaOH का होल 2, COH का होल 2। ठीक है, यहाँ पे ए था, ये ए है, COH का होल 2। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या? CO2। कहता है कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या? CaCO3 प्लस क्या कहता है? जल मतलब क्या होता है? H2O। बस यही लिखना था आपको, हो गया आंसर हो गया। फिर से बता दे कि एक बार फिर से देख लीजिए आपने, तो इसको जो कैसे लिखे इसको हम लोग, जैसे हम लिखेंगे वैसे लिखेगा आप। ठीक है, एक बार फिर से समझिए इसको। देखिए नंबर 1 में क्या बोला गया आपको? क्या बोला गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ देखिए नंबर 1 में क्या बोला गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो समीकरण लिखना है इसका ना, तो जो बोल रहा है वही कीजिए आप। नंबर 1 बोला, नंबर 1 लिख दीजिए आंसर। हम नंबर 1 का आंसर लिख रहे हैं। क्या बोला गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का समीकरण लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है इसका?
ओ एच का होल 2, ये तो अभी आपको याद रखना पड़ेगा भाई, कैसे होगा नहीं तो याद रख लीजिए, ठीक। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2। देखिए हम ना एक वीडियो बनाए थे, उसमें ना लगभग 50 से अधिक फार्मूला लिखाए थे, कौन सा यौगिक का कौन सूत्र होता है, आप उसी को देख लीजिए। आप लिखिए कि आणविक सूत्र नफीस वीडियो क्लास, आपको मिल जाएगा, वो पूरा वीडियो ही मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या 10th क्लास की केमिस्ट्री में भी प्लेलिस्ट में वीडियो है इसका, कौन कौन सा यौगिक का कौन कौन सूत्र होता है, ठीक है। तो ये सब हम लिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। ये तीर दे दिया हम, क्या था कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे CaCO3, ठीक है, लिख दिए। प्लस यहाँ पे बोला जल, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O होता है, लिख देंगे, बस हो गया काम खत्म। अब नंबर 2 का आता है, नंबर 2 का लिख देंगे भाई। ये तो अभी आपको बेरियम क्लोराइड आपको अभी परिचय कराए थे हम। बेरियम क्लोराइड क्या फॉर्मूला होता है इसका, BaCl2 होता है। प्लस पोटेशियम सल्फेट मतलब K2SO4, K2SO4 तीर दिया गया तो तीर दे देंगे हम लोग। बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, ठीक है, प्लस का प्लस लिख देंगे। फिर क्या कहता है पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा संतुलित भी हो जाएगा, ठीक है। ये था इसका आंसर। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 11 क्या कहता है। सवाल नंबर 11, उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, समीकरण दे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिए, ये आ सकता है इस बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया में होगा क्या, इसमें तो पहली बात एक अम्ल रहता है, क्या रहता है इसमें एक अम्ल, इसमें एक अम्ल रहेगा, ठीक है, और इसमें एक क्षार रहता है। क्या क्या बोले ध्यान सुनिएगा, एक अम्ल एक क्षार, दोनों मिलेगा, दोनों एक दूसरे गुण को उदासीन करेगा और बनाएगा लवण, क्या बनाएगा, और लवण, और बनाएगा जल, और क्या बनाएगा, ये जल बनाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं आपको, जैसे अम्ल में लिए HCl, क्या लिए HCl, प्लस क्षार में लिए NaOH लिए, ठीक है। तीर दिए, क्या बनता है लवण, तो यहाँ पे बनेगा Na, क्या करेगा हाइड्रोजन को हटा देगा, बनेगा NaCl, क्या बनेगा यहाँ पे NaCl प्लस, और जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, अच्छा समझाते हैं आपको ये NaCl कैसे बना, ठीक है, रुकिए, लिखने से नहीं होगा, सिर्फ हम समझा देते हैं आपको अच्छे से कैसे NaCl हुआ, समझ जाएगा ना तो कुछ दिक्कत नहीं होगा आपको। जैसे देखिए यहाँ पे Na है, तो Na जो है ये अधिक विक्रियाशील धातु है, किससे है भाई, हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये रुकिए चार्ज खत्म लगता हो गया, इसको हमको चार्ज में लगाने दीजिए पहले, ठीक है, चार्ज में लगा देते हैं इसको। ठीक है, चार्ज में लग गया। अब देखिए अच्छे समझिए इसको, क्या बोले, रुकिए फिर से, क्या एग्जांपल लिए हम लोग, क्या लिए Na, क्या लिए हम लोग एग्जांपल में लिए हैं NaOH और यहाँ पे HCl, ठीक है। तो Na क्या अधिक अविक्रियाशील धातु है, तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा हटा देगा, क्या करेगा यहाँ से हटा देगा। तो ये Na और हाइड्रोजन को हटा दिया, तो Na कहाँ चला जाएगा, H की जगह पे चले जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे NaCl, क्या बनेगा यहाँ पे NaCl बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे NaCl बनेगा, ठीक है। अब देखिए NaCl बना, अब यहाँ पे जो बोला गया हाइड्रोजन, तब हम कहाँ जाए भाई, तो बोलेगा कि हाइड्रोजन तुम इसके पास आ जाओ, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये अब इसके पास चला आएगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था और ये हाइड्रोजन इसके पास चला आया, तो क्या हो गया, कितना हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, मतलब H2 हो गया, और ये O तो पहले से था ही, तो क्या बना यहाँ पे H2O बना, ठीक है। यही अभिक्रिया हुआ, समझ गए आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखें आप, यहाँ पे देखें कि HCl प्लस NaOH मतलब HCl अम्ल है, ये अम्ल है, तो ये एक क्षार लिए, तो ये दोनों क्या करता है मिल करके एक दूसरे गुण को उदासीन कर देता है, और क्या बनाया यहाँ पे लवण बनाया, और क्या बनाया जल बनाया। तो परिभाषा क्या बोलेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अम्ल हो, क्या एक अभिकारक अम्ल हो, एक अभिकारक क्षार हो, दोनों एक दूसरा से अभिक्रिया करके एक दूसरे के गुण को उदासीन कर देता हो, और लवण तथा जल बनाता हो, लवण तथा जल बनाता हो, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या बोलेंगे, वैसा रासायनिक, यहाँ पे लिखे देखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अम्ल हो और एक अभिकारक क्षार हो, दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक दूसरे के गुण को उदासीन कर देता हो, और यहाँ पे लिखिए, लाइन छूट गया यहाँ पे, और क्या बनाता हो, लवण तथा जल बनाता हो। यहाँ पे लिखे तो लवण तथा जल बनाता हो, लवण तथा
जल बनाता हो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे दीजिएगा, HCl प्लस NaOH बनता है NaCl प्लस H2O। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले सवाल पर, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल, ये तो बहुत आसान है, उपचयन, याद रखिएगा। उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ने का मतलब प्लस होगा, जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है उपचयन। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। और ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन अगर हटेगा तो कहलाएगा अपचयन। क्या कहलाएगा? ये अपचयन, और ये अपचयन हो जाएगा। ऑक्सीजन हटेगा अपचयन, ऑक्सीजन जुड़ेगा उपचयन। क्या कहलाएगा? ये उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। जैसे अगर C प्लस O2 बनता क्या है? CO2। तो यहाँ पे कार्बन के पास कुछ नहीं था, कार्बन अकेला था, लेकिन जैसे अभिक्रिया हुआ कार्बन के पास ऑक्सीजन बगल में आ गया तो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा, तो ऑक्सीजन जुड़ने क्या कहलाता है? ये उपचयन। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। तो वही लिखे हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C प्लस O2 क्या हुआ? CO2 हो गया। अगला, ऑक्सीजन का हटना, जैसे एग्जाम्पल का बात करें, CuO प्लस H2 अगर अभिक्रिया होगा तो ये क्या करेगा? यहाँ पे H2 क्या करेगा? Cu को भगा देगा, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे H2O बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचा था? Cu बचा। अगर ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ CuO था, अब क्या बना? ये Cu बचा, मतलब पहले इसके पास ऑक्सीजन था, Cu के पास पहले ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे Cu के पास ऑक्सीजन है कि नहीं है, मतलब यहाँ पे हट गया, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, मैंने सो गया, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। ऑक्सीजन का हटना अपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन, यहाँ पे लिखे भी हैं, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। तो परिभाषा देखिए ना, उपचयन में क्या बोले हैं? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो उसे क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। जैसे C प्लस O2 CO2 बना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल और लिखना चाहे हम तो लिख सकते हैं Mg प्लस O2 क्या बनता है? MgO बनता है। क्या बनता है? MgO, 2 यहाँ पर लगा देते हैं। तो Mg पहले अकेला था, यहाँ पे अब ऑक्सीजन आ गया, क्या हो गया? ये ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब उपचयन अभिक्रिया हो गया। यहाँ पे देखिए तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हटता हो उसे अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पे CuO था पहले, अब क्या हो गया? ऑक्सीजन हट गया। यहाँ पे देखिए CuO था, उसके पास ऑक्सीजन था, अब नहीं है, तो ये हट गया, तो ये क्या कहलाएगा? अब अपचयन कहलाएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर, याद रखिएगा परिभाषा भी। ठीक है, 13 नंबर सवाल, संक्षारण से क्या समझते हैं? लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। कैसे बता सकते हैं आप? पेंट करके, ग्रीस लगा करके, तेल लगा करके। ये सब लेवल मतलब होता है गैल्वेनीकरण होता है, गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? हम लोग जिंक का पतला प्रचारते हैं। क्या करते हैं हम लोग? पतला प्रचारते हैं जिंक का, तो इससे क्या होता है? 10-15 साल तक उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आते हैं अगले सवाल पर, कहता है विकित गंधिता। समझ लीजिए इस बात को। विकित में क्या होता है? कोई अगर आप खाना, अगर आप क्या करते हैं, कुछ दिनों तक खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, तो वो खाना क्या करता है? तो हमारे आसपास ऑक्सीजन है, तो वो क्या करता है? खाना ऑक्सीजन से विक्रिया कर लेता है, और उसका जैसे विक्रिया करता है ना, तो अभी आपको क्या पड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ गया उसमें, तो ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। तो ये उपचयित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? इसका रंग, स्वाद और गंध क्या होता है? बदल जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? विकिरणिता कहते हैं। जब खाना को आप खुले वातावरण में रख दीजिएगा तो खाना क्या करेगा? जो हवा हमारे आसपास में ऑक्सीजन है, हवा के संपर्क में जैसे आएगा वो, तो उसमें ऑक्सीजन चला जाएगा, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन रहता है, तो ऑक्सीजन जुड़ गया उसमें, मतलब क्या? उपचयन हो गया उसका, तो उपचयित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? खाना आपका खराब हो जाता है। देखिएगा उसमें सफ़ेद कलर का उसमें फफूंद सब लग जाता है, तो खाना का स्वाद भी बदल जाता है, गंध भी बदल जाएगा। ठीक है, इसको ही कहते हैं हम लोग विकिरणिता। तो यहाँ पे लिखे भी हैं आंसर में, जब तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ को कुछ दिनों तक खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है, तभी ऑक्सीजन की से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है, जिसके कारण इस खाद्य पदार्थ का रंग, गंध एवं स्वाद का जो होता है बदल जाता है। इसे क्या कहते हैं? विकिरणिता कहते हैं। अगर देखिए, अगर आपको खाना बचाना हो तो क्या करते हैं उसको? जैसे अचार बचाना हो आपको, तो अचार को क्या करते हैं हम लोग? तेल में रख देते हैं। क्या रखते हैं हम लोग? तेल में रख देते हैं। जैसे मांस मछली बचाना हो तो उसमें हम लोग नमक लगा कर रख देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? नमक लगा कर रख देते हैं। या देखिए, खाना को अगर बचाना हो ज़्यादा दिन तक तो हम लोग फ्रीज में भी रख देते हैं, कि ताकि खाना ख़राब ना हो। अगर आज से खाना कल भी खाइएगा तो ख़राब आपका नहीं होगा। ठीक है, या तो देखिएगा कि चिप्स का थैली, देखिए चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्या भरा जाता है? चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस, N2 गैस भरा जाता है। N2 मतलब क्या? नाइट्रोजन गैस। ये पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। तो ये हम लोग प्रतिऑक्सीकारक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं नाइट्रोजन गैस को, मतलब जो ऑक्सीजन से विक्रिया करने ना दे उसको कैसे कहते हैं? प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है।
फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचता नहीं है, अभिकरण कर पाता ऑक्सीजन से, तो अपचयित होता नहीं है, तो खराब भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था विद्युत याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, लास्ट सवाल नंबर 15 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 15 देखिए क्या कहता है, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? देखिए उत्प्रेरक मतलब क्या, जो अभिक्रिया की दर को क्या करे, बढ़ाया घटा दे। जैसे एग्जांपल का बात करें कि KClO3 है, पोटेशियम क्लोरेट है, तो ये अभिक्रिया करता है ना, तो बनाता है KCl बनाता है प्लस ऑक्सीजन बनाता है। अगर संतुलित करना हो 3 लगा देते हैं यहाँ पे 2 लगा, यहाँ भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, संतुलित भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे अगर हम क्या करें, अगर इस अभिक्रिया का दर अगर बढ़ाना हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, MnO2 मिलाते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, MnO2 मिलाते हैं, तो ये क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है और उसको हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर ये बना रहा है, ये टूटेगा, KCl बनेगा और ये ऑक्सीजन भी बनेगा, लेकिन ये धीरे धीरे बनता है। लेकिन अगर MnO2 मिला देते हैं तो ये क्या होता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो यही यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक हो जाएगा। MnO2 क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक हो जाएगा, क्योंकि ये अभिक्रिया की दर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अच्छा, ये घटा भी सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, ये बढ़ा दिया, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, उत्प्रेरक कहते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो परिभाषा भी हम लोग वही लिखे हैं, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाया घटा देता है उसे हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए ऊपर लिखे भी, ये दर को बढ़ाया घटा देता है उसे, या उत्प्रेरित कर देता है अभिक्रिया को, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज आपका 15वां सवाल। तो MnO2 क्या यहाँ पे उत्प्रेरक है। तो रहते हैं आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।